Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि धातु को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, इस टॉपिक पे जाने से पहले धातुओं की प्राप्ति पे कुछ बेसिक टर्म्स आएंगी, उनको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, कि वो टर्म्स का मतलब क्या होगा। जैसे खनिज, खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जो भूपटल पे जो यौगिक पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। यानी कि जो चट्टानों के अंदर एलिमेंट्स और मेटल, नॉन मेटल जो भी चीज़ें पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। फिर अयस्क किसे कहते हैं? तो भाई वो खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा क्या हो? अधिक हो, और उसको निकालना क्या हो? लाभप्रद हो। मतलब मान लो कि आपको कहीं पे पता लगा सोना है, तो वहां पर निकालने की कॉस्ट आई 1 लाख रुपए, और सोना मिला कितने का? 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये। तो क्या वो अयस्क कहलाएगा? नहीं। तो वो क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। अयस्क कहलाने का मतलब क्या है? कि जो कॉस्टिंग पड़े उससे ज़्यादा वहां पर आपको मेटल मिले, यानी कि वो फायदेमंद हो। ठीक। उसके बाद आता है गैंग। ठीक है, गैंग मतलब क्या होता है? गैंग का मतलब होता है अशुद्धि। ठीक है, यानी कि जब हम अयस्क निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद आता है भर्जन। भर्जन क्या होता है? तो भर्जन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? वायु अधिक होती है। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, तो यानी कि वायु की अधिकता में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। रट लेना इस शब्द को बस, वायु की अधिकता। ठीक है, निस्तापन क्या होता है? निस्तापन में सेम डेफिनेशन होती है, बस यहाँ पर फर्क क्या रहता है कि वायु की सीमित मात्रा लगा देते हैं हम। ठीक है, यानी कि वायु की सीमित मात्रा में जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा निस्तापन कहलाता है। समझ में आया? कोई डाउट अगर है तो कमेंट करिए। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे अयस्क से धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अयस्क निकालते हैं। ठीक, अयस्क निकालने के बाद जो हमें मिलता है उस मेटल को हम 3 कैटेगरी में से एक में बांटते हैं कि वो निम्न अभिक्रियाशील है, या मध्यम अभिक्रियाशील है, या उच्च अभिक्रियाशील है। ठीक, अब क्या है कि अगर मान लो कि कोई मेटल मध्यम अभिक्रियाशील धातु के अंदर आता है तो वो या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाएगा, या तो फिर वो क्या होगा? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाएगा। और अगर वो कार्बोनेट अयस्क है तो उसमें करेंगे हम निस्तापन। निस्तापन मैंने बताया था क्या होता है। निस्तापन वो प्रोसेस होती है जब हम क्या करते हैं कि वायु की सीमित मात्रा में जब हम उसको गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। और सल्फाइड क्या होता है? सल्फाइड होता है जब हम वायु की अधिक मात्रा में सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी भर्जन कहलाती है। ठीक, उसके बाद जो मिलता है हमें वो धातु का ऑक्साइड मिलता है। उसके बाद उसमें अपचयन की प्रक्रिया करते हैं, और अपचयन की प्रक्रिया के बाद क्या मिल जाता है? हमें धातु मिल जाता है। जरा इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि आपके पास मरकरी है, तो मरकरी जो है वो अयस्क के रूप में जो पाया जाता है उसे कहते हैं सिनेबार। ठीक है, तो सिनेबार जो है जब हम उसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि और अधिक करने पर क्या हो जाएगा? मरकरी ऑक्साइड जो अपचयित हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? हमें मरकरी मिल जाएगा। जरा देखो यहाँ पर, जैसे मरकरी सल्फाइड है, ठीक है, उसको क्या करा हमने? ऑक्सीजन के साथ हीट दिया तो वो क्या बन गया? मरकरी ऑक्साइड बन गया। ठीक, अब उसको क्या है कि और ज़्यादा हीट देने पर क्या होगा? ऑक्सीजन उससे अलग हो जाता है, तो हमें जो हमारा एलिमेंट है यानी मरकरी वो हमें मिल गया। इसके अंदर और एक चीज़ है कि भाई आपके पेज नंबर 57 पे जो भी आपको रिएक्शंस दे रखे हो और जो भी एग्जांपल दे रखे हो वो जरूर याद करें, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जा सकता है इससे। पेपर में कई बार आया हुआ है कि मरकरी के अयस्क का नाम बताइए, या मरकरी को हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो एलिमेंट के स्पेसिफिकली नाम दे के ही पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि किस तरीके से लिखना है। जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। अगर हम बात करें निम्न अभिक्रियाशील धातु की, तो वो क्या है? वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है, और उसको भी फिर क्या करते हैं? हम भर्जन की प्रोसेस करते हैं, और भर्जन के करने के बाद क्या होता है? धातु आपका अलग हो जाता है, उसके बाद उसका शुद्धिकरण हो जाता है। अगर हम बात करें उच्च अभिक्रियाशील धातु की, तो वो कैसे करें उसको? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको विद्युत अपघटन प्रक्रिया से गुजारते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें क्या है कि पहले उसको हम लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, और लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद उसमें से क्या करा जाता है? करंट फ्लो किया जाता है। जब करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम तांबा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब हम करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा? एनोड के ऊपर अशुद्ध तांबा जमा हो जाएगा, जबकि कैथोड पर क्या होगा? शुद्ध तांबा जमा हो जाएगा। ठीक है, और जो ये विलयन है, ये विलयन हम किसका लेंगे? तो कैल्शियम, सॉरी, ये जो विलयन है, ये विलयन हम लेंगे कॉपर सल्फेट का। ठीक है, उसके साथ तनु HCl भी होगा। ठीक, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं।
जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है कि एनोड से अशुद्ध धातु अलग हो जाती है, ठीक है, जबकि जो शुद्ध कॉपर है वो क्या होगा, कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को अलग कर सकते हैं। और जो चीज एनोड के पास इकट्ठी होती है अशुद्ध चीजें, उसे हम कहते हैं एनोड पंख। समझ में आएगा इस। अब बात करें थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, तो भाई आपका पेपर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि रेलवे की पटरियों को जब हम जोड़ते हैं तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है थर्मिट अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि एक धातु ऑक्साइड, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। जो बेसिकली क्या होता है कि जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, जो अन्य धातु ऑक्साइड है, ठीक है, जो उससे कम प्रतिक्रियाशील है, उसको रिप्लेस कर देता है। और जब दोनों में रिएक्शन होता है तो यहाँ से इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि वो लोहा जो वो पिघल कर क्या हो जाता है, आपस में चिपक जाता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो जो रेलवे ट्रैक्स है या मशीन के भागों को जोड़ने में किया जाता है। समझ में आया। अगर हम बात करें संक्षारण की, तो ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता में आसपास के वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम संक्षारण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिल्वर काला क्यों होता है, तो सिल्वर किस लिए काला होता है, तो भाई वो जो वायु में सल्फर है उससे रिएक्ट कर लेता है और सल्फर से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिस कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कॉपर जो है वायु में रखने पे उसका रंग हरा क्यों हो जाता है, तो आप कहोगे कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और इसीलिए उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ों को अगर हम बाहर छोड़े तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। वो क्यों, क्योंकि वो वायु और नमी के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं हम, तो भाई पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ठीक है, जसत लेपन कर कर। जसत लेपन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, क्रोमियम का लेपन कर सकते हैं, ठीक है, एनोडीकरण कर सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से सुरक्षा पा सकते हैं। तो यशत लेपन क्या होता है, तो यशत लेपन क्या होता है कि भाई अगर हम मान लो लोहा या इस्पात है, अगर उसको हमें जंग से बचाएं तो उसके ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यशत लेपन कहा जाता है। एनोडीकरण क्या होता है, तो एनोडीकरण क्या होता है, जब एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। ठीक। मिश्र धातु क्या होता है, तो वो आपने 9th में ही पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु के मिश्रण को क्या कहते हैं, हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि लोहे में अगर मान लो आप निकल या क्रोमियम मिला देते हो तो वो स्टील बन जाता है। आजकल स्टील के देख रहे होगे आप, ज़्यादातर गेट जो है, गेट रेलिंग वगैरह वगैरह स्टील की ज़्यादा चलती है, ठीक है। मेट्रो के अंदर ज़्यादातर स्टील का यूज़ होता है। पीतल किससे बनता है, तो कॉपर और जिंक से बनता है, ठीक है। कांसा किससे बनता है, कॉपर और टिन से। सोल्डर लेड और टिन से। अमलगम जो है वो मरकरी या मरकरी के साथ कोई भी एक तत्व। परिभाषा भी आ जाती है अमलगम किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे ऐसा कोई भी मिश्र धातु जिसमें कम से कम एक पदार्थ क्या हो, मरकरी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। जैसे लोहा और मरकरी का मिश्रण हो गया तो उसे भी हम अमलगम कहेंगे, या जिंक और मरकरी का मिश्रण हो गया तो भी वो अमलगम कहलाएगा, ठीक है। तो गाइज एक टॉपिक मैंने इसमें नहीं बताया, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कि रॉयल जल किसे कहते हैं, ठीक, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है तथा इसके संगठन बताइए, यानी ये किससे बनता है। हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।